सिक्का बरसा हो तो बताओ। तुमने बहुत पूजा की, पांडोर की गड्डी रख दी, सोना चांदी रख दिया, सब कुछ रखा, खूब अगरबत्ती लगाई, पता चला किसी चोटे को मालूम इसके घर में रखा तो हिड़ के ले गया। लेकिन बताइए किसी के घर में धन वर्षा हुई हो तो धन वर्षा होती है व्यापारियों के घर में। किसके घर में होती है? व्यापारियों के घर में। तुमको बेवकूफ बना के ये मिठाई ले जाओ, ये ले जाओ, ये सा ले जाओ, ये ले जाओ, तुम्हारे घर लक्ष्मी आएगी, फटाके ले जाओ, फोड़ोगे तो सब आ जाएगा। तुम्हारे घर में वो सब चला जाएगा तो उनके घर तो धन वर्षा हो गए और तुम कंगाल हो गए। इसलिए कहना साफ सुथरा, मानो तो मानना, नहीं तो मत मानना, लेकिन बाद में पछताना भी मत। आपको और सबसे बड़ी बात बता दूं कि अब मैं लास्ट 2 या 3 मिनट में काम मतलब मेरी बात पूरी कर दूंगा। अब आखिरी बात है, भगवान भी हो गया, पूजा भी हो गई, सब हो गया। अब आखिरी बात है जो हमारे साथ इस देश में जो कानून बन के आया है उस पे ध्यान देना। युवा साथी, युवा, बुजुर्ग, एसटी, ओबीसी, आप मतलब 3 ही कास्ट के लोगों पे है वो। आप पढ़े लिखे हो और अनपढ़ है तो उसको तो समझ में नहीं आएगा मेरे भाई। जो देश का काला कानून की बात करते हैं, काला कानून है, काला कानून पर नहीं, वो तो अच्छा है भाई, अच्छा नहीं है। उसके साथ जो संविधान में बदलाव कर दिए गए वो भी हमारे साथ अच्छा नहीं। अभी एनआरसी आने वाली वो भी हमारे साथ अच्छा नहीं। आपको सिर्फ इतना बता रहा है, आपको इतना बताया कि भारत की जनगणना 2021, लेकिन उस जनगणना में आदिवासियों को एसटी, एससी, ओबीसी बचना संभव नहीं। आपको लिख लेना एक डायरी में, 1000 का स्टाम्प वकील को लाके लिखवा दो, मैं लिख देता हूं। अगर आप बच जाओ तो बचोगे, आप लोग अपनी संस्कृति को बचाओगे तब, आपकी बोली भाषा को बचाओगे तब, आपके नियम कानून को बचाओगे तब। वरना आप लोगों को इसी हर बार जो सर्वे होता था 29 बिंदु का होता था, इस बार 51 बिंदु का सर्वे है। अगर आदिवासी है तो वो हिंदू नहीं है, हिंदू है वो आदिवासी नहीं हो सकता। उस कॉलम में आपका लिखा जाएगा आपका धर्म क्या है। आप लिखोगे हिंदू। जब हिंदू आप लिख दोगे, एक बार ऑनलाइन हो गया उसके बाद वो कटने वाला नहीं है। ठीक, आपका सर्वे होने के बाद 6 महीने बाद एसडीएम का नोटिस आएगा, तहसीलदार का, कि भाई आपकी जाति कोरकू थी, आपकी जाति भील थी, आपकी भिलाना थी, आपकी गोंड थी, लेकिन आपने धर्म तो हिंदू लिखा है। आप सिद्ध करिए इसे कि आप हिंदू हो कि आदिवासी हो। कैसे सिद्ध करोगे बताइए। मैं जो युवा साथी जो मेरी टीम के वो नहीं बोले, मैं इन बुजुर्गों से किसी से पूछना चाहता हूँ कि उसे कैसे सिद्ध करेंगे। चाहे वो ओबीसी के लोग भी बोल सकते हैं, एसटी के भी बोल सकते हैं, लेकिन जो मेरी टीम में काम करने वाले कि उनको तो मालूम है कि हम कैसे बचेंगे, लेकिन आप लोगों को मालूम नहीं है। इसलिए उनसे किसी को अगर जानकारी हो तो कृपया 2 शब्द बता दें। सुन लीजिए, उसमें बोली भाषा रीति रिवाज, अभी हाईकोर्ट जबलपुर का एक आदेश आया है 15 दिन पहले, आप लोगों को शायद नहीं मालूम है, आदिवासियों के लिए परफेक्ट आया है। क्या आदिवासी उसी को माना जाएगा जो आदिवासी रीति रिवाज से शादी विवाह, बच्चा जो जन्म लेता है और मृत्यु तक का। मेरा बेटा अगर अभी प्रमाण पत्र बनाने जाऊंगा तो मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे बेटे को जानकारी नहीं है, वो तो राम को पता नहीं किस किस को भगवान मानता है। लेकिन मुझे जाना पड़ेगा कि मैं आदिवासी हूँ, आदिवासी रीति रिवाज जानता हूँ, उसको आपको बताना पड़ेगा। कहने से नहीं, आपको कहने से नहीं होगा कि आपकी आदिवासी रीति रिवाज ओबीसी की क्या है, एसटी की, वरना आपको एसटी से हटा के ओबीसी में डाल दिए जाओगे। यानी कि आदिवासी से आपका जो अधिकार है वो खत्म कर दिया जाएगा। एनआरसी में आप लोगों के साथ जो होने वाला है वो क्या है, जब आपका सर्वे हो जाएगा, उस सर्वे में आपने लिख दिया कि हम हिंदू हैं और जिन्हें लिखा कि हम आदिवासी है, आदिवासी रीति रिवाज संस्कृति हम अपनाते, शायद वो बच जाए। लेकिन जब एनआरसी का जब 6 महीने बाद तहसीलदार एसडीएम का नोटिस आएगा, एसटी, एससी, ओबीसी 3 ही को आएगा, क्योंकि भारत के संविधान में एसटी, एससी, ओबीसी 3 ही कास्ट हिंदू
नहीं है। अब उठा के देख लीजिए भारत का संविधान। तो आप सब लोगों के ऊपर ये गाज गिरने वाली है। फिर तहसीलदार का, एसडीएम का नोटिस आया, आपने जवाब दे दिया, जैसा भी बना के दिया आपने उसको सिद्ध करा या नहीं करा। फिर 12 महीने बाद आपके पास कलेक्टर का आएगा, ठीक 1 साल बाद वो कहेंगे कि आपने जो जानकारियां दी गई थी एनआरसी के तहत उसमें आप लोग इसमें सिद्ध नहीं कर पाए। अगर आपको 6 महीने का वक्त देता हूं, आप आपके पूर्वजों का डीने तो बहुत सारे पढ़े लिखे लोग जानते होंगे, हम बेचारा अशिक्षित तो क्या जानते होंगे डीने क्या होता है। आप डीने टेस्ट कराइए, अगर आपके पूर्वज, वो भी डीने टेस्ट कैसा होगा, क्योंकि हम 70 साल तक हमारे बाप दादा को जला दिया, अब बचा क्या तुम्हारे पास सबूत बताइए। जब हमने हमारे माँ बाप को, बाप दादा को जला दिया, आपका डीने खत्म। याद हो आपका 100-200 डीने का मतलब ये नहीं कि 100-2 साल में खत्म हो जाएगा। आपके पास 1000 साल पहले भी कोई रिकॉर्ड मिल जाए कि हम फलाने गांव में आए थे, हमारे बाप दादा वहां गड़े हुए हैं, क्योंकि 150 साल पहले हमारे लोग जलाते नहीं थे, ST-120 कोई नहीं जलाता था, वो शमशान घाट बड़े बड़े थे। उसमें आपको जाना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कि हमारे बाप दादा इस शमशान घाट में थे, और वहां से एक हड्डी का टुकड़ा निकलेगा, मेरे बेटे का, बेटी के औलाद का भी एक बूंद खून निकाला जाएगा, और उस हड्डी को और उस एक खून की बूंद का डीने किया जाएगा। अगर मिल गया तो वो आदिवासी घोषित हो जाएगा, नहीं मिला तो आपको विदेशी घोषित कर देंगे। दूसरी बात, 6 महीने का उसने जब दे दिया और उसके बाद भी आपने अगर नहीं मिला आपका प्रूफ, तो मैं गारंटी लिख दूं 18 महीने बाद आपको डिटेक्शन कैंप यानी कि जेलों में वित्त परिवार सहित डाल दी जाए। इसको मजाक मत समझना, हंसी भी मत समझना, झूठ भी मत समझना। नहीं हो तो आसाम का निकाल लेना। आसाम जो हुआ है वहां आज भी 5 लाख लोग जेलों में चले गए, उनकी आज तक जमात नहीं। इस देश का राष्ट्रपति जाकिर हुसैन अली भारत का राष्ट्रपति था, उसकी औलादे जेल में है, उसके पास प्रूफ नहीं मिला। हाँ, ये प्रूफ के साथ बोल रहा हम कभी, मतलब मैं ये मत सोचना, ठीक है मैं पढ़ा लिखा तो कम हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन ठीक है। अब ये तो हो गया आपका एनआरसी, अब इसमें ध्यान दीजिए। अब क्या बच्चा है, आदिवासी जागो, ST-SC-OBC जागो, अपना अधिकार मांगो। तो युवाओं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारी तो गई, लेकिन तुम्हारी आने वाली औलाद के लिए तुम्हें निकलना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, अपना अधिकार मांगना पड़ेगा। पढ़ाई से भी, संघर्ष से भी, यानी कि समय निकाल कर, चाहे हम गरीब हो चाहे अमीर हो, हम जो सक्षम लोग हैं वो मदद करें, हमारे आदिवासी कर्मचारी अधिकारी मदद करें, कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे लोगों को जगाने का काम आपको करना पड़ेगा। अगर आप लोग ऐसे ही नहीं जागे, अरे ये तो भिलाड़े कर रहे, ये तो गोंड कर रहे, ये तो कोरकू कर रहे, ये तो ऐसा मत सोचना। अगर जिस दिन ये फूट पड़ी रही, फूट में लूट तो होती है, नहीं मालूम, भाई भाई को लड़ा देते एक दूसरे, उन्होंने कहा ठीक है इसका भी खर्चा होगा, इसका भी खर्चा होगा। लूटेगा कौन, पुलिस वाला, वकील। तो फूट डालो, राज करो। हमारे गांव में भी, अरे गुजर ऐसा कर रहा, जाट ऐसा कर रहा, नहीं, गलत हो उसको गलत बोलना, सही हो उसको सही बोलना, भेदभाव मत करना। क्योंकि आते हैं लोग लड़ाने वाले, लड़ा के चले जाते हैं, उनका कुछ नहीं, तुमको बांट जाएंगे, अरे नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। लेकिन वो सिर्फ अपना उल्लू सीधा करते हैं और चले जाते। तो मेहनत करने वाला इस देश का किसान, मजदूरी करने वाला इस देश का आदिवासी, तो आप सब लोग उस कानून का हम समर्थन करते हैं। जो आज दिल्ली में 2.5 महीने से लोग बैठे हैं, उन लोगों ने हमारे लिए, अगर वो लोग जो 4-5 राज्य के नहीं होते तो आज ये कानून पास हो जाता, आपकी जमीनें बचने वाली नहीं है। चलो इस पे पप्पू भाई के लिए छोड़ दूं, मेरा छोटा भाई बोलेगा, नहीं तो वो कहेगा काका ने सब बोल दिया।
नहीं, कुछ अच्छा, पप्पू भाई बहुत अच्छे प्रवक्ता है। तो साथियों, आप लोगों से मेरे बोलने में कोई तकलीफ हुई, कुछ गलत बोल दिया हो और आपको समझ में नहीं आया हो तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, पर ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जितनी बात बोली, आपको मेरा छोटा सा परिचय दे दूं, आप लोग नहीं जानते होंगे, मैं पुलिस में सिपाही था। मैं पुलिस में नौकरी कर रहा था, 16 साल मैंने नौकरी की है और मध्य प्रदेश के 7 जिलों में मेरे उस समय ट्रांसफर हुए थे। मैं 1986 में पुलिस में भर्ती हुआ था, 2003 तक नौकरी की है और उस बीच में 7 जिले मेरे ट्रांसफर करे होंगे, क्योंकि मैं आदिवासी का बेटा था। मुझे कोई गाली देता सहन नहीं होती थी। मैंने अधिकारियों को मारे, मैंने एसडीओपी को मारा, टीआई उनको मारे, किसी को नहीं छोड़ा मैंने। उनने कहा हप, इतना बोलते उठा के तड़ा तड़ देता था, नौकरी तेरे बाप ने दी है, परीक्षा पास करके आया हूं, दौड़ के आया हूं, तुम्हारे बल पे नहीं आया हूं। और इसलिए नौकरी छोड़ी कि मेरे 4 आदिवासियों को मेरे खेड़ा कांड में गोली मेरे सामने मार दी जब मैं ऑन ड्यूटी था 2002 में। जब से मेरा मन परिवर्तन हो गया, केवल आदिवासी, उसमें एक ओबीसी का वीर जायसवाल भी बना था। वो लोगों की लड़ाई एक ही थी कि जल जंगल जमीन आदिवासियों का, आज से नहीं, संविधान में भी अधिकार लिखा है, जल जंगल जमीन पे आदिवासियों का अधिकार। जब देखा कि यार ये सब चीजें हो रही, देशी नौकरी करने से क्या मतलब, जो आदिवासियों पे गोली चल रही है। जिस दिन मैं नौकरी छोड़ के आया, मेरे पास कुछ नहीं था, आपको ये भी बता दूं। कहते ना, गांव में घर नहीं, जंगल में जमीन नहीं, कुछ नहीं था। मेरे जियाजी के घर में रहने लग गया था। मेरे जियाजी ने बोला था, उसके आंखों में आंसू आ गए थे, रंजीत नाना जी तू नौकरी छोड़ आया हो, अब क्या करेगा? अरे मैंने जियाजी जिंदा रहेंगे, मेहनत करेंगे, सब कुछ कर लेंगे। उसके बाद धरती माँ की मैं मेहनत की, आज मेरे पास 20 एकड़ जमीन है, घर में हर चीज है, मेरे 4 बच्चे हैं, एक ने एमबीए किया है, एक ने इंजीनियर किया है। मैंने उनको पढ़ाने में कमी नहीं रखी, उनको जितना पढ़ो, मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन आप तो पढ़ाई करिए। अभी एक पटवारी है, तो ऐसे मेरे बच्चों, आप भी, मैं कहना चाहूँ आपके बच्चों को वैसा पढ़ाइए, चाहे हम मेहनत करें, मजदूरी करें। जब मैंने 2003 में नौकरी छोड़ी, कुछ नहीं था, लेकिन आज देख लीजिए, एक 17 साल में मेरे पास जो संपत्ति है, मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो शायद इनकम टैक्स का छापा ही पड़ जाएगा। तो आप सब लोगों को मेरी बात कुछ अच्छे से सुना, और अगर सुन के जा रहे हो तो निकालना मत, क्योंकि भागवत तो सुन के आप निकाल देते हो, रामायण गीता को सुन के निकाल देते हो, लेकिन मेरे शब्द वो है जो आप घर जाके सोचोगे कि हम आदिवासी मेहनत करने वाले किसान हैं और मजदूर है, तो मत भूलना। और जो लखपति करोड़पति भूल जाना, ठीक है, रंजीत भाई से कुछ नहीं होता है, लेकिन पछताओगे। 2024 में भुखमरी तैयार रखिए, आपकी जमीन जायदाद मिलेगी। अगर ये कानून पास हो गया तो समझ लो 2024 में आपको कोई नहीं बचा सकता, चाहे वो कितनी बड़ा किसान हो। हम सबसे ज्यादा 2 एकड़, 3 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़ तक के जमीन वालों की तो भुखमरी तय होगी, लेकिन बिल पास हो गया तो भुखमरी तय, और वापस हो गया तो जिंदगी भर खुशहाली मनाएंगे। इसी के साथ जय जोहार, जय आदिवासी, आप सबकी जय। साथियों, सुना इसके लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। जय जोहार। अब मैं एक नारा लगाऊंगा, अब ध्यान रखना। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जिसका हाथ नहीं उठे, मैंने पहले ही बोल दिया। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद। अमोखा एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। जय आदिवासी, जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जी भिलाला, जिन्होंने अपनी बात रखी और हम आदिवासी को नई चेतावनी दी।
अब अगले वक्ता के रूप में मनावर से पधारे कृष्ण रावत जी आए और अपनी बात रखें। जो डॉक्टर हीरालाल अलावा जी विधानसभा से पधारे, बहुत दूर से आए, उनका स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें भाई साहब। धन्यवाद साथियों। सर्वप्रथम यहाँ पधारे सभी महानुभाव अतिथि गणों का स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ एवं मेरे छोटे बड़े भाइयों को एवं माताएं बहनों का भी मैं हार्दिक हार्दिक वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, टंटिया मामा क्रांतिकारी, महाअनुभव, आदिवासी बब्बर शेर, समाज के वो मसीहा थे जिनकी सुबह होती थी तो इसी सोच के साथ होती थी कि आज समाज के लिए क्या कार्य करना है, समाज को किस तरीके से एक नया आईना दिखाना है, किसे अनाज की जरूरत है, किसे पैसों की जरूरत है, वो इस सोच के साथ उनकी सुबह होती थी। साथियों, हमारी भी सुबह ऐसी होनी चाहिए कि हम समाज को किस तरीके से एक नया आईना दिखा सके। हमारे भगवान टंटिया मामा, बिरसा मुंडा, ख्वाजा नायक, राणा पुंजा भेल, ऐसे हमारे कई महान क्रांतिकारी भगवान हैं। अरे हमारे भगवान कहते हैं कि मेरे कदमों पर चल के तो देख, दुनिया में जीना नहीं सिखा दो तो कहना, अरे मेरी तरह काम करके तो देख, खुद को अपने गले नहीं लगा लो तो कहना। जय जवाहर। साथियों, नेता अपने आप को जनप्रतिनिधि बताते हैं, समाज सेवक कहते हैं। इनसे अगर विकास का पूछ लो तो विकास के नाम पे ये सिर्फ एक बात दो बात कहेंगे, तुम्हारे गांव तक सड़कें बनवा दी, बिजली की व्यवस्था करवा दी, पानी की व्यवस्था करवा दी, बच्चों के लिए स्कूल की बिल्डिंगें सुधरा दी, जमाने के कॉम्प्लेक्स का भूमि पूजन करवा दिया या स्वीकृत करवा दिया। अरे विकास तो ये वो विकास है जो हर क्षेत्र में, हर गांव में अनिवार्य है। अरे विकास करना है तो इससे कुछ हट के विकास करो, ये तो जरूरतमंद विकास है। अरे बच्चों के लिए प्लेग्राउंड बनवा दो, जरूरी है क्या कि शहर सिटी के लोग, उनके ही बच्चे झूले झूले। अरे युवाओं के लिए स्टेडियम बनवा दो जहाँ तरीके से प्रैक्टिस हो। जरूरी है कि शहर सिटी के युवा सब खेलकूद में आगे जाए। अरे हमारे भी आदिवासी भाई बहन ऐसे हैं जो आज भारत की तरफ से खेल चुके होते और भारत को मेडल ला के दे चुके होते। अलग विकास करके दिखाओ, उस दिन मानेंगे कि जनप्रतिनिधि है, हमारा नेता है, समाज के लिए काम कर रहा है। नेता जो कहते हैं कि नहीं तुम्हारे पास प्रैक्टिस नहीं है, तुमको अनुभव नहीं है, अभी कल को हमारे बीच में से कोई हमारा भाई या हमारी बहन है खेलकूद में आगे चले जाए और मौका मांगे कि हमें भी मौका दो, तो कहेंगे नहीं यार, ये जो सामने वाले बोरियो थे नहीं, ये 8-10 साल से मेहनत करी रो, वो प्रैक्टिस करी रो, तो वो क्यों करी रो? क्योंकि होगा उन्हीं चीज की उपलब्धता से, उन्हीं चीज की व्यवस्था से होगा शहर सिटी नमा। अरे हमारा गांव में विकास, यो विकास करीन देखो, स्टेडियम बनाइन देखो, तरीका से प्रैक्टिस मिला, जब देखो कि भारत के आदिवासी क्षेत्र से कितना भाई बहन निकलेगा, समाज को नाम रोशन करेगा। हाँ, हमारा पोरियाना का शरीर देखो, बॉडी कैसी हुई रही, कसो हुई रो, कल्लो भट। अरे तुम्हारा पोरियाना दूध में वो पाउडर घोली घोली पीना से शरीर बनाए छे। हमारा पोरियाना का देख जो, मक्का की रोटी ऊपर ऊपर की तरी सी खाई खाई ना सा कल्ला बट हुई रहा है। गाय का भैंसी में का दूध निकाली निकाली दमा जरा हाथ देख जो पकड़ी ना, ये तुम समाज का सा बचड़ धकाई रहा नहीं, कसा आई रहा, कभी गलती से डबल ताकत से आगे आई गया नहीं, ऐसा ठूसो ली ना तो वो लगा तो बस सूझ भी पड़ा तो भागा कलंग सी। जनप्रतिनिधि कहे जो अपना आप का नेता ने। साथियों, इनका नसीब 10 कदम नहीं चला है,
फोर व्हीलर से नीचे नहीं उतरी रहा। जयराज भाई नवड़ी वो पचड़ दो एक गाड़ी में चली रही, काफी लोग नाम दे दे नहीं चलिया। फलानी जगह भूमि पूजन करी लियो ने फोटो खींचाड़े ली, वो गई थी 2 टीचा मारी दिया, फोटो खींचाड़े ले लिखी दो आज इन चीज को शुभारंभ करो, भूमि पूजन करो। महाराज नेता उन्हें दिन कहला होगा जब वो गई थी का 2 टीचर जगह पूरा गड्ढो खोदिन जाओगे। ठंडा मिले चलो संघर्ष करो, समाज सेवा का नाम से तुम नेता बनो तो पूरा काम करीन जाओ। मान सम्मान में कही दे सामने वाले लोग जरा पीछा मारी दो। अरे याद होना दिन रखेगा कि वो गड्ढो पूरा खोदी जाओगे, तब कहेगा लोग नहीं यार आए तो अपन ना सोच कहो तो जरा भैया पीछा मारी दो, और वो वीडियो दो गड्ढा होकर गड्ढा के लिए बटियो। साथियों, प्राकृतिक पूजा के हम आदिवासी हैं, भारत देश के मूल मालिक हैं। हमसे पूछो कि हमारे खेत की मिट्टी का प्यार क्या होता है, खटिया पर बैठने का आनंद क्या होता है, मक्का की रोटी खाने का आनंद क्या होता है। आना कभी हमारे गांव में, रुक के जाना, उस दिन बताएंगे कि किसानों का प्यार क्या होता है। साथियों, मूल मालिक है हम। अरे तुम्हारी असलियत तो उस दिन मालूम पड़ गई थी जिस दिन तुमने एकलव्य का अंगूठा मांगा था। अगर एकलव्य का अंगूठा नहीं मांगा जाता तो आज भारत देश का इतिहास कुछ और होता। जय जवाहर। साथियों, इसी क्षण में अपने शब्दों को विराम दूंगा। मेरा बहुत बुजुर्ग कई वक्ता है जिन्हें समय मिलना चाहिए। धन्यवाद। जय जवाहर, जय सेवा। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण भाई रावत जो मनावर से पधारे थे, उन्होंने अपनी बात रखी और हमें कुछ सीखने को मिला। स्वागत करते हैं इस मंच के माध्यम से कृष्ण रावत जी का। अगले वक्ता के रूप में पूनम जी मौर्य, गोंडवाना महामंत्री, आए और अपनी बात रखें। पूनम जी मौर्य। सर्वप्रथम मातृशक्ति, पितृशक्ति एवं टांटिया भील को नमन करते हुए, साथियों कहने को तो कुछ नहीं है क्योंकि वक्ताओं ने सभी बोल दिया है और आगे पप्पू भैया है हमारे बोलने के लिए। तो साथियों, सबसे बड़ी बात तो ये आती है शिक्षा की। हम कहते हैं कि हमारे बच्चे इतने पीछे क्यों हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल में जाते हैं और सरकारी स्कूल में जाने के बाद में हम बच्चों को एडमिशन करवा के आने के बाद जाते ही नहीं है दोबारा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे प्राइवेट स्कूल में उनके माँ बाप जाते हैं तो हमको भी जाना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी कमजोरी हमारी है, बच्चे इसीलिए नहीं पढ़ पाते। हम कहते हैं कि हमारा बकरा बकरी चराए झोरा झोरी तो बहुत बढ़िया है वो तो, क्योंकि बकरा बकरी चराना का कोई मेन उद्देश्य नहीं है। सबसे बड़ा उद्देश्य है हमको आगे आना पड़ेगा, हमारी समाज के लिए, हमारी गरीबी के लिए। क्योंकि सब लोग आते हैं जाते हैं, बोल जाते हैं कि भैया ऐसा होगा ऐसा होगा, नेता वेता कुछ नहीं करेगा। अभी एक प्रचार चल रहा है अपने ही क्षेत्र में कि भैया अगर कोई 10वीं या 12वीं पढ़ा हुआ लड़का हो जिनकी स्कूल नहीं हो पा रही है पूरी, उनको हम करवाएंगे निःशुल्क। अरे तुम क्या करवाओगे दादा, तुम तो बोलोगे कि पीली कॉपिन लेके आ जाओ फ्री करवा देंगे। अभी पीली कॉपिन तो बनवा दो उनकी पहले, फ्री करवाने वाला कोई नहीं है। क्योंकि फ्री करवाने वाला कोई नहीं है, फ्री करवाने वाला है तो हमारा हक अधिकार पीली कॉपिन वो ही करवा सकती है जो गरीबी के तौर से हमें मिली है। अन्यथा कोई का बाप ने दूध नहीं पिलाया, ना माँ ने पिलाई ऐसा, ना तो बकरी का ना भैंस का, जो हमें फ्री पढ़वा दे। इसी के साथ में अपने शब्दों को यहीं पे विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी मौर्य जिन्होंने अपनी बात कम समय में रखी। अब अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच पप्पू जी कर्मा, बलराम जी कर्मा पधारे और अपनी बात रखें। बलराम भैया, चलो ठीक है। रेवा शंकर जी धनगर नेमावर।
चलो आ गए, चलो धन्यवाद। पप्पू जी कर्मा अपनी बात रह गए। जोरदार ताली से स्वागत करें भैया का। हेलो साथियों, चूंकि मेरे पहले जो वक्ताओं ने आपको संबोधित किया, जो अपने उच्च विचार आपके सामने रखे, तो लगभग बातें बहुत सी हो गई हैं, या सभी काम की बातें हम लोग सुन चुके हैं और कह चुके हैं यहाँ से। मेरा कहने का मतलब कुछ है नहीं, कम शब्दों में मैं अपनी बात करूं। सबसे पहले तो जितने भी उपस्थित लोग हैं, कई लोग कार्यक्रम में काफी समय दिया। इस कार्यक्रम से पहले, यहाँ मंची कार्यक्रम से पहले गांव में रैली भी निकली थी। उस रैली में भी नाचने गाने में लोग कहीं थोड़ा सा एनर्जी उनकी डाउन हो गई थी। कुछ लोग मंच और इस कार्यक्रम को छोड़ के जा चुके हैं। महिला शक्तियां भी लगातार अपने घर की ओर प्रस्थान कर रही हैं। जरूरत भी है साथियों, उन्होंने समय अपने समाज को दिया, चाहे वो रैली में दिया या शुरुआती दौर में उन्होंने मंच को साझा किया या हमारे पूर्व वक्ताओं को सुना। यही शुरुआत हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमें यह नहीं कि आज हमारा साथी, हमारे समाज का कोई हमारा भाई हमसे जुड़े